वेलकम टू ओजोन एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम वर्क एनर्जी एंड पावर में इसका जो लास्ट पार्ट है, ये फोर्थ लेक्चर होगा, इसमें इसे करके खत्म करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पावर। वीडियोस को देखने से पहले इसको एक बार लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लो। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पावर। तो हमारा टॉपिक है पावर। तो पावर को डिफाइन करते हैं, इज डिफाइंड एज the time rate at which work is done or energy is transferred। मतलब कि जिस रेट से वर्क हम करते हैं या फिर एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं उसी को पावर बोलते हैं। सपोज करो कोई 1 घंटे में 2 किलोमीटर भागता है और कोई 1 घंटे में 5 किलोमीटर भागता है, तो यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं कि सेम टाइम में इसने ज्यादा काम किया 5 किलोमीटर और इसने 2 किलोमीटर तक किया, तो इसका वर्क डन क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब इसका पावर भी ज्यादा होगा। ये तो वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम बोलते हैं पावर। हम एवरेज पावर भी डिफाइन करते हैं, तो पी एवरेज ये होता है वर्क डन अपॉन टाइम। कितना वर्क डन कितने टाइम में किया, इसको बोलते हैं पावर। ये तो एवरेज पावर है, ये हमारा है एवरेज पावर। इंस्टेंटेनियस पावर डिफाइन करते हैं हम, इंस्टेंटेनियस पावर, जिसको हम सिंपली पावर भी कहते हैं। इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, अगर बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पे पावर होता है हमारा डी डब्ल्यू बाई डी टी। ये डेफिनेशन है पावर का, डी डब्ल्यू बाई डी टी। डी डब्ल्यू जो हमारा वर्क डन है, डी डब्ल्यू हमारा वर्क डन है। तो डी डब्ल्यू का हमारे पास फॉर्मूला है एफ डॉट डेल्टा आर, मतलब डी आर, ये हमने किया हुआ वर्क डन के लिए, एफ डॉट डी आर। अब ये वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करते हैं, डी डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं इसके अंदर, तो कितना हो जाएगा ये एफ डॉट डी आर अपॉन डी टी। अब देखो यहाँ पे एफ डॉट डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी होती है, डी आर बाई डी टी, ये तो बहुत ही फेमस है, वी होती है वेलोसिटी। ये तो ये हो गया हमारा वी। तो मतलब इंस्टेंटेनियस पावर, ये तो फॉर्मूला है ही हमारे पास, लेकिन एक और फॉर्मूला आ गया, इंस्टेंटेनियस पावर हो गया एफ डॉट वी। और ये पावर हमारा जो है एफ डॉट वी है, ये एफ डॉट वी है। पावर हमारा स्केलर क्वांटिटी है, पावर जो है हमारा वो स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ तक ठीक है। और ये v हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ये v हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। स्केलर क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट आया एफ डॉट ए। यहां से ये ऊपर में हमारा क्या था, वर्क डन था, मतलब जूल था ना, जूल पर सेकेंड, इसको बोलते हैं 1 वाट। और ये 1 वाट जो है ये ऐसा यूनिट है पावर का। ये 1 वाट जो है ये ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट, 1 वाट, 1 जूल पर सेकेंड। इसका डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं हम, यहाँ से ये वैल्यूज पुट करोगे तो इसका डायमेंशन आ जाएगा एम एल टी स्क्वायर और एल स्क्वायर टी माइनस 3, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3।
ये इसका डायमेंशन है। और भी यूनिट हम यूज करते हैं, तो दो दो पावर हमने डिफाइन किया, एक था एवरेज पावर, दूसरा था इंस्टेंटेनियस पावर। और इसमें इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो हमारे पास 1 जूल पर सेकेंड इक्वल्स टू आ गया 1 वाट। ये तो एसआई यूनिट है ही, लेकिन पावर के और भी यूनिट्स हैं जो हम यूज करते हैं। ये वाट वाला जो यूनिट है, जो भी हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदते हैं वहां पे होता है, जैसे बल्ब पे लिखा होता है कितने वाट का है, या फिर हीटर पे लिखा होता है कि कितने वाट का है, उसकी पावर है। लेकिन अगर पावर ज्यादा हो तो उसके लिए हम दूसरा यूनिट भी यूज करते हैं, 746 वाट को हम बोलते हैं 1 हॉर्स पावर। ये 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है, और इसका यूज करते हैं हम, इस यूनिट का यूज करते हैं ऑटोमोबाइल्स में, कार में, बाइक में। इस तरह से जो पावरफुल इंजन होते हैं वहां पे ये यूज करते हैं हॉर्स पावर, वहां पे लिखा होता है हॉर्स पावर। तो इसका यूज करते हैं ऑटोमोबाइल्स में, कार में, बाइक में, इस तरह से एरोप्लेन वगैरह में यूज करते हैं। सपोज हमारे पास 100 वाट है और इसको 10 आवर के लिए हमने यूज किया। 100 वाट का बल्ब, सपोज करो 100 वाट का एक बल्ब है और इसको 10 आवर तक हमने यूज किया, इसको बोलते हैं 1 किलो वाट ऑफ एनर्जी जो हमने यूज कर लिया। इसको बोलेंगे हम कि हमने 1 किलो वाट आवर एनर्जी हमने यूज कर लिया। इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 वाट इंटू में 10 आवर, तो ये आ जाएगा हमारा 1000 वाट आवर। और इसको लिख देंगे हम किलो, 1000 को किलो लिखते हैं ना, तो हो जाएगा 1 किलो वाट आवर। और ये एनर्जी की यूनिट है, ये क्या है हमारा एनर्जी की यूनिट है। हमारा जो बिल वगैरह आता है इसी में आता है, घर में जो बिल आता है ना इसी में आता है। 1 किलो वाट आवर को हम बोलते हैं 1 यूनिट। 1 यूनिट, सपोज करो 50 यूनिट हमने यूज किया, मतलब क्या है 50 किलो वाट आवर। और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं जूल में, तो 1 किलो वाट आवर जो होता है वो होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये होता है हमारा 1 किलो वाट आवर या फिर 1 यूनिट। ये मैंने कैसे करा, बहुत सिंपल है, ये आवर को कन्वर्ट कर दो सेकंड में, तो कितना हो जाएगा 60 इंटू 60, 36, और यहाँ पे 1000 था, तो ये आ जाएगा। तो ये याद रखना है कि 1 किलो वाट आवर जो एनर्जी का यूनिट है, पावर का यूनिट नहीं है। एक एग्जाम्पल है 6.11, एग्जाम्पल है, उसे करते हैं। एग्जाम्पल 6.11, पेज नंबर 128। 1800 kg का जो है एलिवेटर है प्लस पैसेंजर है, वो दे रखा दोनों कंबाइन। इसकी स्पीड गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, और जो फोर्स लग रहा है वो है 4000 न्यूटन। तो हमें पावर फाइंड करना है वाट में भी और हॉर्स पावर में भी। वाट में भी फाइंड करना, हॉर्स पावर में फाइंड करना, दोनों में फाइंड करना है, वाट और हॉर्स पावर में। तो टोटल फोर्स निकालते हैं हम, कितना होगा F इक्वल्स टू, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ये सपोज करो इस तरह से है यहाँ पे, तो एक तो नीचे का फोर्स होगा, ये वाला mg फोर्स होगा, और एक इसमें लगता है जो 4000 का है, ये वाला, दोनों टोटल को ऐड कर दिया तो F। तो mg निकाल सकते हैं हम, m दे रखा है हमारा 1800, 1800 इंटू में 10, g की वैल्यू 10 पुट कर दिया, प्लस ये 4000, तो ये हो जाएगा 18,000 प्लस 4000 ऐड करने पा जाएगा ये 22,000 न्यूटन। ये आ गया फोर्स। इस तरह से एलिवेटर जो है इधर इधर तरफ मूव कर रहा है यहाँ पे, और उसके पीछे ये फोर्स लग रहा था यहाँ पे फ्रिक्शन का,
तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 180 हो जाएगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? पावर इक्वल्स टू एफ डॉट वी, हो जाएगा एफ वी कॉस थीटा। थीटा कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे जो है ये फोर्स भी इधर ही है, दोनों साथ साथ ही है। फोर्स और वेलोसिटी का जो एंगल है थीटा यहाँ पे 0 है, 0 डिग्री है। तो cos 0 1 हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू। एफ कितना है 2200 और 22,000 इंटू वी 2 इंटू में cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा हमारा 44,000 वाट। ये आ गया, ये पावर आ गया। अब इसको कैलकुलेट करना है हॉर्स पावर में भी। तो हॉर्स पावर में कैलकुलेट करने के लिए अभी ऊपर लिखा था इससे पहले कि 1 हॉर्स पावर जो है 746 वाट इक्वल्स टू 1 हॉर्स पावर है। तो 1 वाट में कितना हो जाएगा? 1/746 हॉर्स पावर कितने का निकालना है? इसका निकालना है, तो ये आ जाएगा डिवाइड में 4,4,000 वाट इक्वल्स टू 1/746 इंटू में 44,000। ये 44 मैं 10 का पावर 3 कर दे रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है। हॉर्स पावर, तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है 58.98, मतलब अप्रोक्सीमेटली 59 हॉर्स पावर। तो ये आ गया हमारा 59 हॉर्स पावर। एक तो हमने वाट में निकाल दिया, वाट में इतना आ रहा है 44,000 वाट आ रहा है, और हॉर्स पावर आ गया 59। तो ये पावर के बारे में था। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कोलिजन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो वो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कोलिजन। नेक्स्ट टॉपिक है कोलिजन। कोलिजन का मतलब क्या है कि सपोज करो दो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक यहाँ पे, और ये मूव कर रहा है ऐसे, इस तरह से। सपोज करो ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और ये मूव कर रहा है 15 मीटर पर सेकंड से। ये तो डेफिनेटली है कि ये इसको कहीं ना कहीं जाके टक्कर मारेगा, क्योंकि ये फास्ट मूव कर रहा है या स्लो मूव कर रहा है। अगर सपोज करो पीछे वाला अगर 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो मेंटेन रहेगा। तो मतलब दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट में रहेंगे, दोनों एक दूसरे के लिए विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। सपोज करो ये कार ए है और ये कार बी है, तो विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी बोथ आर इन रेस्ट। बट अगर ये स्पीड 10 से ज्यादा हुआ तो कोलिजन हो जाएगा, और अगर 10 से कम हुआ तो कभी कोलिजन नहीं होगा। तो ये कंडीशन है, अगर ये 10 से थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो कोलिजन होगा। तो इसी के बारे में पढ़ना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इसमें जो है डिफरेंट टाइप्स के जो है कोलिजन हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक मैं फिर से बताता हूँ। कोलिजन को दो पार्ट में डिवाइड किया। कोलिजन को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया, एक इलास्टिक और एक इनइलास्टिक। एक हमारा इलास्टिक कोलिजन है, दूसरा हमारा इनइलास्टिक कोलिजन है। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? एनर्जी का लॉस नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और इसमें एनर्जी का लॉस होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगा इनइलास्टिक में, और इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होगा। मतलब कि जो पहले का एनर्जी था इनिशियली, और वही फाइनल का रहेगा। मतलब ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में जितना रहेगा उतना ही फाइनल में रहेगा। इसका मतलब ये है कोलिजन से पहले का जो एनर्जी था काइनेटिक, क्योंकि मूव कर रहा है मोशन में, तो काइनेटिक एनर्जी होगा। तो इनिशियल कोलिजन से बिफोर और आफ्टर कोलिजन दोनों टाइम का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा? हमारा इक्वल होगा, क्योंकि एनर्जी लॉस हो ही नहीं रहा, इसलिए तो इलास्टिक है। इनइलास्टिक में क्या होगा कि जो इनिशियल एनर्जी था ना वो फाइनल के इक्वल नहीं होगा, मतलब एनर्जी का लॉस हो गया। एनर्जी का क्या हो गया? लॉस हो गया। एनर्जी का लॉस हो गया मतलब या तो वो टकराने के बाद उसकी स्पीड चेंज हो गई, या कुछ ना कुछ तो हुआ है, हीट के फॉर्म में, अदर फॉर्म में जो है एनर्जी का लॉस हो गया।
तो जहां पे इनइलास्टिक दिखे ना वहां पे सीधा ये तो लगा ही दो कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल कंजर्व नहीं होंगे, नॉट इक्वल्स टू। और कोलिजन कोई सा भी हो, कोलिजन या तो इलास्टिक हो या फिर इनइलास्टिक हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व होगा। मोमेंटम मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व्ड। मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व का मतलब क्या कि बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम था वो सेम रहेगा। बट ये ध्यान रहे, ये काइनेटिक एनर्जी तो हमारे स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर है, यहाँ भी ये स्केलर ही है। बट मोमेंटम जो है ना वेक्टर क्वांटिटी है, पी पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी मोमेंटम की बात होगी तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स के मतलब मोमेंटम अलोंग एक्स कांस्टेंट होगा, सपोज को के है। मोमेंटम अलोंग वाई भी कांस्टेंट होगा के, और मोमेंटम अलोंग जेड भी क्या होगा, के होगा। के हमारा कोई कांस्टेंट है, ए बी से कुछ मान सकते हो, के1 के2 के3 कर दो इस तरह से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। एनर्जी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, टोटल एनर्जी निकालो, इनिशियल और फाइनल कर दो इक्वल। बट अगर मोमेंटम की बात करेंगे तो मोमेंटम अगर एक्स के लॉन्ग है तो एक्स के लॉन्ग दिखाना है, वाई के लॉन्ग है तो वाई के लॉन्ग दिखाना है, जेड के लॉन्ग है तो जेड के लॉन्ग दिखाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हमारा जो है मोमेंटम कंजर्व हो गया, और काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक होगा तो कंजर्व होगा, इनइलास्टिक होगा तो कंजर्व नहीं होगा। एक और इसमें आता है हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इसी में एक और टॉपिक है, इनइलास्टिक वाले में ही एक और तरह का कोलिजन है, इसका नाम है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। अब देखो इनइलास्टिक है मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा। तो ये परफेक्टली का मतलब क्या, परफेक्टली का मतलब ये है कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है ना आफ्टर कोलिजन साथ साथ मूव करेंगे। जो बिफोर, जैसे पहले ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी, दो कार है, और दोनों जो है ये बिफोर कोलिजन था, आफ्टर कोलिजन दोनों साथ साथ मूव करेंगे। ए एंड बी, ए एंड बी जो है दोनों साथ साथ मूव करेंगे। और जब साथ मूव करेंगे तो सिंपल सी बात है, दोनों का जो स्पीड होगा वो सेम रहेगा, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जो ए का होगा वही बी का होगा। तो ये है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। मैं इसको एक बार लिखवा दूंगा क्या है इसका मतलब, तो समझ में आ गया क्या है हमारा टॉपिक। इलास्टिक कोलिजन एक बार से देख लो, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। इनइलास्टिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। और परफेक्टली इनइलास्टिक में हमारे पास क्या आ गया इसमें कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो साथ साथ मूव करेंगे। अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार फिर से। इसको मैं लिखवा देता हूँ। जितना बताया ना ये क्वेश्चंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं फिजिक्स में वो कोलिजन वाले, वो इसी दो फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं, मोमेंटम से और काइनेटिक एनर्जी से। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो यहाँ तक समझ में आ गया इलास्टिक और इलास्टिक क्या है। मैं इसको लिखा देता हूँ, ये परफेक्टली इनइलास्टिक क्या है, इसका डेफिनेशन समझ लो। बाकी इनइलास्टिक है मतलब एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, इसका डेफिनेशन लिख लो। फिर मैं इस सारे कंसेप्ट को यूज करूंगा एक क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या, ऐसे छोटा सा क्वेश्चन होगा जहाँ पे यूज करेंगे हम। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले हम। कोलिजन in which the two body two bodies move together after the collision after the collision
is called perfectly or completely inelastic collision. क्वेश्चन में जहां भी ये लिखा होगा इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक का मतलब ये काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, मोमेंटम तो कंजर्व होगा, मोमेंटम इक्वल टू कांस्टेंट, बट काइनेटिक एनर्जी इनिशियल नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। बट कंप्लीटली इनइलास्टिक है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ऑब्जेक्ट, ये पहले था बिफोर कोलिजन ए एंड बी, ये सपोज करो मूव कर रहा है u1 से और ये मूव कर रहा है u2 से, तो आफ्टर ये बिफोर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन है, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन दोनों साथ साथ मूव करेंगे ए एंड बी, और दोनों का जो एक कॉमन वेलोसिटी होगी वो v होगी, क्योंकि दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं। सपोज करो तुम ट्रेन में बैठे हो, तो ट्रेन मूव करी 60 किलोमीटर पर आवर से, तो तुम भी तो 60 किलोमीटर पर आवर से मूव करोगे ना उसके अंदर। तो ये हमारा कंप्लीटली इलास्टिक कोलिजन था। एक क्वेश्चंस करते हैं इस पे हम, फिर आगे डिस्कस करते हैं। इसमें एक और कोलिजन है 1D और हेड ऑन कोलिजन। देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है ना अलोंग क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, और फाइनल भी क्या एक्स के अलोंग है, इसी को बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन या फिर 1D कोलिजन। सिंपल है, इफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी अलोंग सेम एक्सिस, यहाँ पे इनिशियल और फाइनल क्या है, दोनों सेम एक्सिस के अलोंग है, एक्स के अलोंग है, इसको हम क्या बोलेंगे, हेड ऑन कोलिजन या फिर 1D कोलिजन। तो यहाँ पे एक सिचुएशन लिया है मैंने, दो ऑब्जेक्ट है M1 एंड ये M1 और M2, M2 रेस्ट में है, ये लेट कर रहा है, मोशन में भी हो सकता है, M1 मूव कर रहा है, और M1 जो मूव कर रहा है इसकी वेलोसिटी है v1i, इनिशियल वेलोसिटी। M2 रेस्ट में है, मतलब अगर मैं v2i लिखूंगा तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि रेस्ट में है, मूव भी कर सकता है। कोलिजन होना है तो उसके लिए v1i क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए v2i से, मतलब जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है M1 उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो कोलिजन होगा। तो मैंने इसको रेस्ट में रखा है, ये मूव भी कर सकता है, क्वेश्चन में जो भी लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे हम। और ये मूव कर रहा है, यहाँ पे दोनों में कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद क्या हुआ, M1 चला गया इधर और M2 चला गया इधर, ये M1 चला गया इधर और इधर M2 आ गया, और दोनों की वेलोसिटी चेंज हो गई, ये हो गया v1f और ये हो गया v2f। तो मुझे इसके लिए लगाना होगा कोलिजन है, और कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन में, केस 1 लेता हूं मैं, अगर क्वेश्चन में केवल कोलिजन लिखा हुआ है, केवल कोलिजन है, कोलिजन की बात कर रहे हैं, तो कोलिजन कोई सा भी हो एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होगा, सॉरी मोमेंटम कंजर्व होगा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, कोलिजन कोई सा भी हो मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो मोमेंटम कंजर्व कराओ, अभी तो लिखा था ना P इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब कि Px इक्वल टू कांस्टेंट और Pi इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कि जो इनिशियल में था x के लॉन्ग वही फाइनल भी होगा x के लॉन्ग, जो इनिशियल में y के लॉन्ग था वही फाइनल में होगा y के लॉन्ग। तो यहाँ पे हम कंजर्व कराते हैं, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, x के लॉन्ग और y के लॉन्ग, मैंने बताया था ना मोमेंटम क्या है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो सपोज करो यहाँ पे मोमेंटम जो है मैंने x के लॉन्ग लिख दिया, इसके कंपोनेंट को ब्रेक करो कितना हो जाएगा, m1 v1f cos θ1 x के लॉन्ग, इसको ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा m2 v2f cos θ2, y के लॉन्ग करो यहाँ पे कितना हो जाएगा m2 v2f, यहाँ पे साइन आएगा sin θ2, और यहाँ पे m1 v1f sin θ1। तो मोमेंटम लिखते हैं x के लॉन्ग, तो इनिशियल कितना था, x के लॉन्ग मतलब मोमेंटम pi इक्वल्स टू pf along x एक्सिस, along x एक्सिस। तो इनिशियल कितना था हमारे पास, ये रहा, इसका लिखो कितना होगा m1 v1i प्लस
अगर मैं इसका लिखूंगा तो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि हमारा V2I 0 है। मैं लिख देता हूँ M2 V2I, और ये 0 होगा क्योंकि हमारा V2I 0 था, इक्वल्स टू, ये तो हो गया हमारा इनिशियल। फाइनली कितना हुआ, तो x के लॉन्ग ये रहा, M1 V1 F cos थीटा 1 और M2 V2 F cos थीटा 2। M1 V1 F cos थीटा 1 प्लस M2 V2 F cos थीटा 2। ये हो गया हमारा x के लॉन्ग, ये हो गया हमारा इनिशियल मोमेंटम और ये हो गया हमारा फाइनल मोमेंटम। कर दिया हमने कंजर्व। along y एक्सिस, along y एक्सिस, तो y एक्सिस के लॉन्ग देखो क्या होगा, सेम। ऊपर में क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, y के लॉन्ग ये रहा हमारा, इनिशियली कोई मोमेंटम नहीं है y के लॉन्ग कोई मोमेंटम नहीं है इनिशियली, ये 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू, फाइनल देखते हैं, ये रहा ऊपर में M1 V1 F साइन थीटा 1, और ये नीचे ना नेगेटिव होगा, ये ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव होगा, तो हो जाएगा माइनस M2 V2 F साइन थीटा 2। तो ये हमने लिख दिया y के लॉन्ग, यहाँ के मोमेंटम। तो मोमेंटम को हमने कंजर्व करा दिया x के लॉन्ग और y के लॉन्ग, कोलिजन हो रहा था। अब यहाँ पे कंडीशंस होगा, सपोज करो लिखा हुआ है क्वेश्चन में इलास्टिक कोलिजन, ये तो मैंने जनरल केस ले लिया कोलिजन। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा, सपोज इसमें सेकंड पार्ट लिखा होगा, ये कोलिजन कैसा इलास्टिक है, इलास्टिक है, तो जब ये इलास्टिक कोलिजन होगा तो एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करा दो। अगर इनइलास्टिक हुआ तो केवल यही कंजर्व होगा। अगर इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी लिखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इनिशियल कितना, हाफ M1 V1 I का स्क्वायर M1 के लिए, फाइनल तो 0 होगा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमारा V2I 0 है। अगर V2I 0 नहीं होता तो क्या होता, हाफ M2 V2I का स्क्वायर, बट यहाँ पे 0 होगा, ये इनिशियल हो गया। फाइनल कितना हो जाएगा, इसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या स्केलर क्वांटिटी है, कितना होगा बताओ, हाफ M1 V1 F का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 M1 V2 F का स्क्वायर। अगर ये कोलिजन इलास्टिक हुआ तो हम क्या करेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये है और ये है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये वाला और ये वाला, इसको इक्वल कर दो, सिंपल। अगर ये इलास्टिक कोलिजन हुआ तब, बट ये इलास्टिक नहीं था तो केवल मोमेंटम कंजर्व होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपना हम काम करेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, वर्क एनर्जी एंड पावर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।